हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की, जिसे लिखा है युवाल नोआ हरारी ने। क्या कभी आपने खुद से पूछा है हम कौन हैं? नहीं, नाम से नहीं, काम से नहीं, कपड़ों या जाति से भी नहीं, बल्कि असल में हम कौन हैं? सोचिए, एक दिन आप किसी सुनसान रेगिस्तान में अकेले खड़े हैं। आपके पास न फोन है, न पैसे, न पहचान, तब भी आप जिंदा हैं, तब भी आप इंसान हैं। पर इंसान होना क्या होता है? क्या सिर्फ सांस लेना, चलना फिरना, बोलना यही काफी है? या फिर इंसान होने का मतलब है यादें, कहानियां, सपने और डर? सेपियंस उस गहरी परत में उतरती है जहां से इंसान नाम की कहानी शुरू हुई थी। जब हम जानवरों से अलग नहीं थे, जब हम जंगलों में शिकार करते थे, जब न धर्म था, न देश, न पैसा, सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। युवल नोआ हरारी कहते हैं, इंसान सिर्फ सोचता नहीं, वो मानता है। और वही विश्वास, वही ख्यालात हमारे इतिहास की नींव बनी। आज हम जो है उसका बीज हजारों साल पहले बोया गया था, और आज हम उस पेड़ की छांव में बैठे हैं जिसे समझना अभी बाकी है। आज हम उसी पेड़ की जड़ों तक जाएंगे, स्टोरी मैग्निफाइड पर। इस किताब में इतने सारे अनसुने और अकल्पनीय विचार हैं कि हर पन्ना एक नई खिड़की खोलता है। और इस गहराई को और भी सहज बनाने के लिए हमने इस पूरी समरी को कुछ हिस्सों में बांटा है। हर भाग एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नया एहसास लेकर आएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, हम क्यों अलग हैं? चलिए समझते हैं, हम और बाकी जानवरों में फर्क क्या है? एक बकरी अपने पूरे जीवन में वही करेगी जो उसकी दादी करती थी। वही घास खाना, वही खतरा सूंघना, वही झुंड में रहना। कोई कल्पना नहीं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन इंसान सिर्फ दुनिया को देखता नहीं, वो उसे बदल भी देता है। युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि इंसानों को बाकियों से अलग बनाने वाली चीज है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोचने की शक्ति में आया विस्फोट, लगभग 70,000 साल पहले। पर यह सोच सिर्फ सोच नहीं थी, ये कल्पना करने की ताकत थी। हमने भगवान की कल्पना की, पैसों की, कानूनों की, न्याय और पाप की। यही कल्पनाएं थीं जिन्होंने लाखों इंसानों को एक साथ जोड़ दिया, एक जैसे विश्वासों में, एक जैसे झूठों में। अब चलिए एक ऐसी घटना में उतरते हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। एक बच्चा था रघु, गांव में पला बढ़ा, पेड़ के नीचे स्कूल चलता था, और उसकी माँ अक्सर कहती थी, रघु बेटा पढ़ ले, तुझ में बहुत ताकत है। रघु सोचता, मुझ में क्या ताकत? ना मेरे पास ताकतवर शरीर है, ना पैसा, ना कोई बड़ा नाम। एक दिन गांव में एक एनजीओ आई। उन्होंने बच्चों से पूछा, अगर तुम्हें पंख दिए जाएं तो कहाँ उड़ना चाहोगे? सब बच्चों ने जवाब दिए। कोई बोला चांद पर, कोई बोला अमेरिका, लेकिन रघु चुप था। उसने कहा, अगर पंख हैं तो मैं वहां उड़ना चाहता हूं जहां मेरी माँ को फिर कभी खेत में काम न करना पड़े। वो सिर्फ जवाब नहीं था, वो कल्पना थी। युवाल कहते हैं, हमारी कल्पनाएं ही हमारी सभ्यता का आधार बनी। यही सोच हमें जानवरों से अलग बनाती है। अब जरा एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां हर दीवार पर अलग अलग सभ्यताओं की कहानियां लिखी हैं। एक दीवार पर मिस्र के पिरामिड हैं, दूसरी पर सिंधु घाटी की लिपि, तीसरी पर रोमन साम्राज्य की लड़ाइयां, और चौथी पर आधुनिक कॉर्पोरेट्स के विज्ञापन। अब सोचिए, इनमें क्या समानता है? कोई भी सच्चाई नहीं है। ये सब सिर्फ कल्पनाओं का जाल है जिन्हें लाखों लोगों ने एक साथ मान लिया। यही हरारी का सबसे बड़ा दावा है, इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी। एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ इसलिए सच है क्योंकि हम सबने उसे सच मान लिया। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी कुछ ऐसा माना है जो शायद सच ना हो, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि सब मान रहे थे? जैसे पैसा ही सब कुछ है, या मेरी जाति बड़ी है, तेरी छोटी, या अगर मैंने ये नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। क्या आपने कभी सवाल किया, मैं ये सब क्यों मानता हूँ? और अब चलते हैं आगे। ये तो बस शुरुआत थी। अभी हम सिर्फ उस बिंदु तक पहुंचे हैं जहां इंसान ने अपनी कल्पनाओं की ताकत को पहचाना। लेकिन अब सोचिए, जब इंसान ने मिलकर झूठ गढ़ना शुरू किया तो उसने समाज और संगठनाएं बनाई, और वहां से शुरू हुआ एक नया युग
जहां इंसान ने ना सिर्फ जानवरों को हराया बल्कि एक दूसरे को भी बांटना शुरू कर दिया। क्या होता है जब कहानी झूठ बन जाती है? क्या होता है जब कल्पना हथियार बन जाती है? आइए अब एक और पहलू एक्सप्लोर करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2, कल्पनाओं की ताकत, इंसान को जोड़ने वाली सबसे बड़ी शक्ति। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई धर्म हो, ना पैसा, ना राष्ट्र, ना राजा और ना ही कोई कानून। अब सोचिए अगर ये सब कुछ हट जाए तो क्या बचेगा? हरारी कहते हैं यही कल्पनाएं इंसान को बाकी जानवरों से अलग बनाती हैं। बंदरों के पास ताकत होती है, हाथियों के पास याददाश्त, लेकिन इंसानों के पास कहानी गढ़ने की शक्ति होती है। और यही शक्ति हमें हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ मिलकर काम करने लायक बनाती है। झूठ जो इंसान को साथ लाते हैं। हरारी इसे कहते हैं इमेजिन्ड ऑर्डर्स, मतलब ऐसी चीजें जिनका कोई ठोस वजूद नहीं, फिर भी हम सब मिलकर उन्हें सच मानते हैं। जैसे पैसा, असल में तो ये बस कागज है या डिजिटल नंबर, लेकिन हम सब मिलकर विश्वास करते हैं कि इसका मूल्य है और यही विश्वास इसे ताकतवर बनाता है। जैसे धर्म, कोई भगवान सच में है या नहीं ये अलग मुद्दा है, लेकिन जब करोड़ों लोग एक जैसी धार्मिक कहानी पर भरोसा करते हैं तो एक पूरी संस्कृति खड़ी हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण, रवि नाम का एक आम इंसान दिन रात मेहनत करता है, घर चलाता है, बच्चों की फीस भरता है, बैंक की ईएमआई चुकाता है, लेकिन क्या कभी वो रुककर सोचता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या इसलिए कि वो खुश है, या इसलिए कि समाज ने उसे सिखाया है कि अगर तूने ये सब नहीं किया तो तेरा कोई सम्मान नहीं होगा? हरारी कहते हैं हम सब एक बहुत बड़े काल्पनिक जाल में जी रहे हैं, जहां हम वही करते हैं जो समाज की कहानियां हमसे करवाती हैं। देश, कानून, कंपनियां सब काल्पनिक है। भारत, अमेरिका, चीन, ये सब सीमाएं हमारे दिमाग में हैं। अगर कल सुबह सब मानना बंद कर दे कि ये देश अलग हैं, तो कोई सरहद नहीं बचेगी। इसी तरह कानून सिर्फ शब्दों का एक समूह है, लेकिन जब सभी मानते हैं कि ये कानून सच है, तभी वो काम करते हैं, यहाँ तक कि कंपनियां भी। हरारी एक शानदार उदाहरण देते हैं, प्यूजो नाम की कार कंपनी। प्यूजो असल में क्या है? कार, फैक्ट्री, कर्मचारी नहीं, वो बस एक कानूनी कल्पना है जिसे सरकार ने पंजीकृत किया है और लोग मानते हैं कि उसका अस्तित्व है। ये कल्पनाएं हमें जोड़ती हैं लेकिन तोड़ भी सकती हैं। हरारी हमें एक कड़वी सच्चाई बताते हैं, इंसानी इतिहास का ज्यादातर खून इन कल्पनाओं के नाम पर बहा है। धर्म के नाम पर युद्ध, राष्ट्रवाद के नाम पर कत्लेआम, जाति और भाषा के नाम पर बंटवारे। हमने एक दूसरे से नफरत की उन बातों के लिए जो असल में कल्पनाओं पर आधारित थीं। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जो मानते हैं, क्या वो वाकई आपका अपना विश्वास है या बचपन से समाज ने आपके अंदर भर दिया है? अगर आज से नया जीवन शुरू करना हो जहां कोई पहचान ना हो, तो क्या आप अपने पुराने विश्वासों को फिर से चुनेंगे? अब चलते हैं आगे। अब तक हमने समझा कि इंसानों की असली ताकत उनके दिमाग की कल्पना है, लेकिन ये कल्पनाएं सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं होती, ये नियंत्रण के लिए भी होती हैं। अब हम पार्ट 3 में जानेंगे कि कैसे इंसान ने साम्राज्य बनाए, दूसरे इंसानों को अपने नीचे झुकाया और बिना जंजीरों के उन्हें गुलाम बना दिया। एक रोमांचक और चौंकाने वाला सच आपका इंतजार कर रहा है। चलिए चलते हैं पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3, साम्राज्य। ताकत से नहीं, सोच से चलता है राज। अब तक हमने समझा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है कल्पना, ऐसी कहानियां जिन पर करोड़ों लोग एक साथ भरोसा कर सके। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन कल्पनाओं का सबसे बड़ा इस्तेमाल किसने किया? उत्तर है साम्राज्यों ने। राज करने की असली कला, डर और विश्वास का मेल। युवाल नोआ हरारी बताते हैं कि इतिहास में साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं बने, बल्कि वो बने नरमी से गढ़ी गई कहानियों से। कोई राजा खुद को कहता था मैं भगवान का भेजा हुआ हूँ, कोई कहता हमारी जाति श्रेष्ठ है, हमें ही राज करना चाहिए, और लोग इन बातों को सच मानकर झुक जाते थे। एक असली कहानी, अकबर का सपना। मुगल सम्राट अकबर, उसे लगता था कि एक ऐसा साम्राज्य बनाया जाए जहां हर धर्म, हर भाषा, हर जाति के लोग साथ रहें। उसने दीन इलाही नाम का एक नया दर्शन शुरू किया ताकि लोग एक साझा पहचान में बन सकें। लेकिन ये सपना भी कहानी ही था जो सबने नहीं माना। इसलिए अकबर के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा।
हरारी यही कहते हैं, साम्राज्य सिर्फ लाठी से नहीं चलते, वो चल सकते हैं जब सब एक जैसी कल्पना को सच मान ले। साम्राज्य का कमाल और उसका अंधेरा। साम्राज्यों ने भले ही बड़े बड़े शहर, सड़कें, कानून, सिक्के बनाए, लेकिन साथ ही इन्हीं साम्राज्यों ने लाखों लोगों को गुलाम भी बनाया। हरारी लिखते हैं, साम्राज्य ने संस्कृतियों को जोड़ दिया, लेकिन इसके लिए बहुत खून बहाना पड़ा। एक समय था जब रोम, मंगोल, मुगल, ब्रिटिश सब ने राज किया और हर बार एक नई कहानी सुनाई गई। हम सभ्य हैं, बाकी लोग असभ्य हैं, हमें उन्हें सुधारना है। हमारा धर्म, हमारी भाषा सबसे ऊपर है। भाषा और धर्म नियंत्रण का सबसे बड़ा तरीका। आपने कभी सोचा है क्यों पूरे भारत में अंग्रेजी इतनी प्रभावी हो गई? क्यों स्कूलों में पढ़ी हर किताब में ब्रिटिश इतिहास इतना जरूरी बन गया? क्यों गुलामी के इतने सालों बाद भी हम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर को ज्यादा समझदार मानते हैं? क्योंकि साम्राज्य ने एक ऐसा सोचने का ढांचा दे दिया जो हमें दिखता नहीं, लेकिन हमारी हर सोच को आकार देता है। हरारी इसे कहते हैं कृत्रिम संस्कृति, जो हमें दूसरों की भाषा, पहचान और आदतों को श्रेष्ठ मानने पर मजबूर कर देती है। दर्द छुपा होता है चमक के पीछे। कभी ताजमहल को देखिए, उसकी खूबसूरती में खो जाइए, लेकिन एक पल रुकिए और सोचिए इसके पीछे कितनों की जानें गई होंगे, कितने मजदूरों ने खून पसीना बहाया होगा, कितनों के घर उजड़े होंगे। हरारी कहते हैं, इतिहास के शानदार पन्नों के पीछे हमेशा एक काला हिस्सा छुपा होता है, जिसे देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। आज भी हम किसी बड़े ब्रांड को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, किसी ऊंचे ओहदे वाले से मिलते हैं तो आदर से झुक जाते हैं। पर क्या हमने कभी खुद से पूछा है, क्या हम अब भी किसी अदृश्य साम्राज्य के अधीन तो नहीं हैं? क्या हमारी सोच वाकई स्वतंत्र है? अब तक हमने देखा कि इंसान ने कैसे कल्पनाओं से साम्राज्य बनाए और उनका कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम चलेंगे धन और व्यापार की दुनिया में। पार्ट 4 में हम जानेंगे कैसे पैसे की कहानी ने दुनिया की दिशा बदली, क्यों एक साधारण कागज आज लोगों की जान से ज्यादा कीमती है, और क्या पैसा आज का नया भगवान बन चुका है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए चलते हैं पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4, पैसा, सबसे बड़ी कहानी जो हमने मिलकर गढ़ी। क्या आपने कभी सोचा है, एक कागज का टुकड़ा जिस पर 500 रुपए लिखा है, वो इतना कीमती क्यों होता है? हरारी कहते हैं, पैसा इंसान की बनाई गई सबसे ताकतवर और सबसे सफल कल्पना है। ये न तो अनाज की तरह खाया जा सकता है, न ही पत्थर की तरह घर बना सकता है, लेकिन फिर भी आज पूरा समाज इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। बहुत पहले जब पैसा नहीं था तो लेन देन बार्टर सिस्टम से होता था। तुम मुझे गेहूं दो, मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि हर किसी को एक दूसरे की चीजों की जरूरत नहीं होती थी, या समान कीमत तय कर पाना मुश्किल होता। तो तभी इंसान ने सोचा, क्यों ना हम ऐसा कुछ बनाएं जिसे हर कोई स्वीकार करे, चाहे उसे जरूरत हो या ना हो। और वहां से जन्म हुआ मुद्रा का, यानी मनी का। सोने से लेकर डिजिटल तक पैसा बदलता गया, विश्वास नहीं। पहले लोग नमक, गेहूं, मोती या गाय चलन में लाते थे, फिर आए सोने चांदी के सिक्के, और जब राज्य मजबूत हुए तो कागजी नोट, और फिर आज के डिजिटल पेमेंट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, खुद पैसे की कोई कीमत नहीं होती, उसकी कीमत होती है हमारे विश्वास की। अगर सब लोग मान लेंगे कि 100 रुपए का नोट बेकार है, तो अगले ही पल वो बस एक रंगीन कागज बन जाएगा। हरारी कहते हैं, मनी इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एवर डिवाइज्ड। मतलब पैसा है, भरोसा है। कल्पना कीजिए कि आप एक अनजान गांव में जाते हैं। आप वहां के लोगों को जानते नहीं, उनकी भाषा नहीं समझते, लेकिन जैसे ही आप 500 रुपए का नोट दिखाते हैं, वे आपको खाना, कपड़े और जरूरत की चीजें दे देते हैं। यही है पैसे की ताकत। वो अजनबियों को जोड़ता है। ना जाति देखी जाती है, न धर्म, न ही राष्ट्र, बस नोट को देखा जाता है। युवाल कहते हैं, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक नया धर्म है। इसका भगवान है मुनाफा, इसका ग्रंथ है निवेश पर रिटर्न, और इसके भक्त हैं व्यापारी, निवेशक, स्टार्टअप्स, बैंकर्स। हर कोई एक ही सपना देख रहा है, ज्यादा पैसा और भी ज्यादा पैसा। आज का समाज कर्ज पर चलता है।
हरारी बताते हैं कि पहले के जमाने में अगर किसी ने कर्ज लिया तो उसे शक की नजर से देखा जाता था, लेकिन अब कर्ज लेना मतलब तरक्की करना। एक बिजनेस प्लान बनाओ, भविष्य का मुनाफा दिखाओ और बैंक तुम्हें लाखों करोड़ों दे देता है, लेकिन अगर भविष्य में वो मुनाफा ना हुआ तो कर्जदार टूट जाता है और व्यवस्था कहती है तुम फेल हो। हरारी कहते हैं पैसा एक जादू है जो हमारी जरूरतों को लालच में बदल देता है। पहले एक कमरा चाहिए था, अब एक पेंट हाउस चाहिए। पहले 2 समय का खाना चाहिए था, अब इंस्टाग्राम पर दिखने लायक डिश चाहिए। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन असल में हम पैसे के बनाए एक अदृश्य पिंजरे में हैं। सोचिए, क्या पैसा आपकी जिंदगी चला रहा है? क्या आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो पैसा मिलेगा इस उम्मीद से किया? चाहे वो नापसंद नौकरी हो या झूठा प्रमोशन दिखाना या सोशल मीडिया पर महंगा दिखने का दिखावा। हरारी यही तो पूछते हैं, क्या पैसा अब भगवान बन गया है? अब आगे क्या? अब हमने देखा कि कैसे पैसा एक सोच बन गया और हम सब ने उसे सच मान लिया। लेकिन अगला सवाल है कि जब हर कोई पैसा कमाना चाहता है तो क्या ये दुनिया एक जैसी बनती जा रही है? पार्ट 5 में हम बात करेंगे ग्लोबल कल्चर की। कैसे अमेरिका, भारत, जापान, यूरोप सब जगह लोग एक जैसी जिंदगी जीने लगे हैं। कैसे एक ही फिल्म, एक ही ब्रांड, एक ही सपना दुनिया भर के लोगों को जोड़ रहा है। और क्या ये असली विकास है या खामोश गुलामी? चलिए मिलते हैं अगले भाग में। पार्ट 5, ग्लोबल कल्चर, जब पूरी दुनिया एक जैसी बनने लगी। हरारी पूछते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के हर कोने में अब लोग एक जैसी जीन्स पहनते हैं, एक जैसी फिल्में देखते हैं, एक जैसे ब्रांड्स खरीदते हैं? कभी टोक्यो जाइए या न्यूयॉर्क, कभी मुंबई जाइए या केन्या, हर जगह आपको स्टारबक्स, नाइकी, आईफोन या मैकडॉनल्ड्स दिख जाएगा। क्या ये विश्व की एकता है या स्थानीय पहचान की मौत? एक छोटी दुनिया, बड़ी समानताएं। टेक्नोलॉजी, व्यापार और पूंजीवाद के चलते आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब हम सब एक ही सपने देख रहे हैं, अमीर बनो, सफल बनो और दिखाओ कि तुम खास हो। युवाल कहते हैं, पहले हर संस्कृति का अपना अलग सपना होता था। कहीं मोक्ष था, कहीं आत्मा की शांति, कहीं प्रकृति से मेल। अब एक ही सपना है, वेस्टर्न ड्रीम। अच्छे कॉलेज की डिग्री, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी, 2 BHK फ्लैट, कार, वीकेंड पार्टी और रिटायरमेंट से पहले विदेश यात्रा। मैकडॉनल्ड्स एक जैसा स्वाद हर जगह। कल्पना कीजिए आप विदेश में हैं, भूख लगी है, लेकिन लोकल खाना अजीब लग रहा है। तभी दिखता है मैकडॉनल्ड्स। आपके चेहरे पर सुकून आता है क्योंकि वहां का स्वाद पहचाना हुआ है। यही है ग्लोबल कल्चर की ताकत, भरोसा और समानता। लेकिन हरारी कहते हैं, जैसे जैसे ये समानता बढ़ रही है, हम अपनी लोकल विविधताओं को खोते जा रहे हैं। भारतीयता या पश्चिमीकरण। एक समय था जब भारत में साधु संत आदर्श हुआ करते थे। अब इन्फ्लुएंसर, CEO और स्टॉक ट्रेडर हमारे नए आदर्श बन गए हैं। पहले रामायण सुनाई जाती थी, अब नेटफ्लिक्स चलती है। पहले तुलसीदास पढ़े जाते थे, अब रिच डैड पुअर डैड पढ़ा जाता है। पहले त्योहारों का मतलब परिवार, भोग और भाव होता था, अब वो सेल्फी, सोशल मीडिया और Amazon सेल बन गया है। हरारी हमें आईना दिखाते हैं। क्या हम विकास कर रहे हैं या पश्चिम की नकल में अपनी आत्मा खो रहे हैं? ग्लोबल कल्चर का एक फायदा, कनेक्शन। हम सिर्फ नुकसान की बात नहीं कर रहे। हरारी मानते हैं कि इस ग्लोबल एकता ने अजनबियों को जोड़ा है। अब आप कोरिया में बैठकर भारत की फिल्में देख सकते हैं, या भारत में बैठकर जापानी मांगा पढ़ सकते हैं, या जूम कॉल पर अमेरिका से क्लाइंट से बात कर सकते हैं। हम अब पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या हम जुड़ते जुड़ते अपनी जड़ें भूल गए हैं? एक समय था जब हर समाज की अपनी पौराणिक कथाएं, देवी देवता, लोक कथाएं होती थीं। हर बच्चा उन्हीं कहानियों में पलता था। अब हर कोई आयरन मैन, हैरी पॉटर या बैटमैन को जानता है, लेकिन कोई अपने गांव की कहानी नहीं जानता। हरारी कहते हैं, हर समाज अपनी कहानी से बनता है और जब वो कहानी मिटती है तो पहचान भी मिटती है। मीडिया और सोच का नियंत्रण। अब सोचिए, आप जो सोचते हैं वो कहां से आता है? इंस्टाग्राम ट्रेंड्स,
न्यूज़ हेडलाइंस, वायरल रील्स या किसी यूट्यूबर की राय? हरारी का कहना है, आज इंसानों की सोच पर नियंत्रण तलवार से नहीं, कंटेंट से किया जा रहा है। जिसे आप अपनी राय मानते हैं, वो कहीं ना कहीं एक इनविजिबल एल्गोरिदम से आई होती है। तो फिर समाधान क्या है? हरारी कोई सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि सवाल छोड़ते हैं। क्या हम सच में आजाद सोचते हैं? क्या हमारी संस्कृति बस एक आउटडेटेड आइडिया बन चुकी है? या हमें अपनी जड़ों से जुड़कर दुनिया से जुड़ना चाहिए, ना कि उसमें खो जाना चाहिए? अगला कदम, विज्ञान और इंसान का मिलन। अब तक हमने देखा कैसे पैसा, पूंजीवाद और ग्लोबलिज्म ने दुनिया बदल दी। कैसे सोच, भाषा, संस्कृति सब एक रंग में रंगने लगे। अब पार्ट 6 में हम बात करेंगे विज्ञान और मानवता के रिश्ते की। क्या विज्ञान ने सच में हमें आजाद किया है, या हम उसकी मशीन बनते जा रहे हैं? और क्या आने वाले भविष्य में हम इंसान ही रहेंगे या कुछ और बन जाएंगे? पार्ट 6, विज्ञान, शक्ति और मानवता, जब इंसान ईश्वर बनने लगा। अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां ज्ञान इक्वल टू शक्ति बन चुका है। हरारी पूछते हैं, क्या हम ज्ञान के जरिए खुद को बेहतर बना रहे हैं, या धीरे धीरे खुदा बनने का सपना देख रहे हैं? साइंटिफिक रेवोल्यूशन, सवालों की आजादी। विज्ञान की असली ताकत क्या थी? उसने इंसानों को ये हिम्मत दी कि वो कह सके, हमें नहीं पता। पहले धर्म कहता था, सारे जवाब हमारे पास हैं। विज्ञान ने कहा, हम नहीं जानते लेकिन खोजेंगे। और यही खोज ने दुनिया बदल दी। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने खोजा, बिजली एडिसन ने लाई, दवाइयाँ पास्चर ने बनाई, डीएनए वॉटसन और क्रिक ने समझा, और अब एआई इंसानों की नकल कर रहा है। हरारी कहते हैं, विज्ञान ने हमें अंधविश्वास से निकाला, लेकिन साथ ही एक नई दौड़ में धकेल दिया, प्रगति की अनंत दौड़। इंसान को सुधारना या बदल देना। कभी सोचा है, अगर किसी को दुख है तो हम उसका इलाज करते हैं, अगर कोई कमजोर है तो हम उसे सपोर्ट देते हैं, लेकिन अब हम उसे बदल देना चाहते हैं। हरारी कहते हैं, पहले लक्ष्य था दुख हटाना, अब लक्ष्य है परफेक्शन। जीन एडिटिंग, डिजाइनर बेबीज, स्मार्ट ड्रग्स। इंसान अब खुद को अपग्रेड करना चाहता है, जैसे कोई ऐप का नया वर्जन हो। एआई और टेक्नोलॉजी नया भगवान। आज हम गूगल से सब कुछ पूछते हैं। भविष्य में शायद यही गूगल बताएगा किससे शादी करनी है, कौन सी नौकरी चुननी है, कौन सा इलाज करवाना है, कब और कैसे मरना है। हरारी डराते नहीं हैं, पर सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर डिसीजन मेकिंग भी एल्गोरिदम करने लगे तो इंसान का क्या बचेगा? साइंस प्लस साम्राज्यवाद बराबर नतीजे। हरारी बताते हैं कि वैज्ञानिक खोजें अक्सर राजनीतिक ताकतों के साथ मिलकर चलती हैं। जैसे कंपास और नक्शे ने समुद्री साम्राज्य बनवाए, बंदूक और बारूद ने उपनिवेशों को गुलाम बनाया। अब टेक्नोलॉजी और डेटा मानसिक उपनिवेश बना रहे हैं। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सत्ता है। हरारी सवाल उठाते हैं, क्या विज्ञान आजादी देता है या सत्ता के हाथों में हथियार बन गया है? लेकिन आत्मा कहाँ है? हरारी एक गहरी बात कहते हैं, हम ब्रह्मांड को समझते जा रहे हैं लेकिन खुद को भूलते जा रहे हैं। हमने चांद पर कदम रख दिया पर अपने मन की शांति नहीं खोज पाए। हमने जिंदगी की उम्र बढ़ा दी पर उसमें अर्थ नहीं जोड़ पाए। एक छोटे से शहर में एक होशियार बच्चा था। वो टॉप करता था, हर परीक्षा में अव्वल आता। माँ बाप ने कहा इंजीनियर बनो। वो आईआईटी गया, फिर अमेरिका, फिर बड़ी नौकरी। पर एक दिन ऑफिस के कोने में बैठकर उसने सोचा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ पर मैं कौन हूँ ये कभी नहीं सोचा। हरारी की बात यही है कि विज्ञान हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, लेकिन अगर आत्मज्ञान न हुआ तो ये सारी तरक्की खोखली है। हरारी कहते हैं, अब हम इंसान नहीं रहे, हम एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बन गए हैं। हर दिन हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि दर्द न हो, पर भूल जाते हैं दर्द ही हमें इंसान बनाता है। अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां हरारी पूछते हैं, अब जब हमने दुनिया जीत ली तो हमारा अगला सपना क्या है? क्या हम सच में अमर होना चाहते हैं? क्या इंसान खुदा बन सकता है, या फिर हम खुद को ही मिटा देंगे?
पाठ 6, विज्ञान, शक्ति और मानवता, जब इंसान ईश्वर बनने लगा। अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां ज्ञान इज इक्वल टू शक्ति बन चुका है। हरारी पूछते हैं, क्या हम ज्ञान के जरिए खुद को बेहतर बना रहे हैं या धीरे धीरे खुदा बनने का सपना देख रहे हैं? साइंटिफिक रेवोल्यूशन, सवालों की आजादी। विज्ञान की असली ताकत क्या थी? उसने इंसानों को ये हिम्मत दी कि वो कह सके, हमें नहीं पता। पहले धर्म कहता था सारे जवाब हमारे पास है। विज्ञान ने कहा हम नहीं जानते लेकिन खोजेंगे, और यही खोज ने दुनिया बदल दी। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने खोजा, बिजली एडिसन ने लाई, दवाइयां पास्चर ने बनाई, डीएनए वॉटसन एंड क्रिक ने समझा, और अब एआई इंसानों की नकल कर रहा है। हरारी कहते हैं विज्ञान ने हमें अंधविश्वास से निकाला, लेकिन साथ ही एक नई दौड़ में धकेल दिया, प्रगति की अनंत दौड़। इंसान को सुधारना या बदल देना। कभी सोचा है, अगर किसी को दुख है तो हम उसका इलाज करते हैं, अगर कोई कमजोर है तो हम उसे सपोर्ट देते हैं, लेकिन अब हम उसे बदल देना चाहते हैं। हरारी कहते हैं पहले लक्ष्य था दुख हटाना, अब लक्ष्य है परफेक्शन। जीन एडिटिंग, डिजाइनर बेबीज, स्मार्ट ड्रग्स। इंसान अब खुद को अपग्रेड करना चाहता है, जैसे कोई ऐप का नया वर्जन हो। आज हम गूगल से सब कुछ पूछते हैं, भविष्य में शायद यही गूगल बताएगा किससे शादी करनी है, कौन सी नौकरी चुननी है, कौन सा इलाज करवाना है, कब और कैसे मरना है। हरारी डराते नहीं हैं, पर सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर डिसीजन मेकिंग भी एल्गोरिदम करने लगे तो इंसान का क्या बचेगा? हरारी बताते हैं कि वैज्ञानिक खोजें अक्सर राजनीतिक ताकतों के साथ मिलकर चलती हैं, जैसे कंपास और नक्शे ने समुद्री साम्राज्य बनवाए, बंदूक और बारूद ने उपनिवेशों को गुलाम बनाया। अब टेक्नोलॉजी और डेटा मानसिक उपनिवेश बना रहे हैं। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सत्ता है। हरारी सवाल उठाते हैं, क्या विज्ञान आजादी देता है या सत्ता के हाथों में हथियार बन गया है? विज्ञान, लेकिन आत्मा कहाँ है? हरारी एक गहरी बात कहते हैं, हम ब्रह्मांड को समझते जा रहे हैं लेकिन खुद को भूलते जा रहे हैं। हमने चांद पर कदम रख दिया पर अपने मन की शांति नहीं खोज पाए। हमने जिंदगी की उम्र बढ़ा दी पर उसमें अर्थ नहीं जोड़ पाए। एक छोटे से शहर में एक होशियार बच्चा था। वो टॉप करता, हर परीक्षा में अव्वल आता। माँ बाप ने कहा इंजीनियर बनो। वो आईआईटी गया, फिर अमेरिका, फिर बड़ी नौकरी। पर एक दिन ऑफिस के कोने में बैठकर उसने सोचा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ पर मैं कौन हूँ ये कभी नहीं सोचा। हरारी की बात यही है, विज्ञान हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, लेकिन अगर आत्मज्ञान न हुआ तो ये सारी तरक्की खोखली है। हरारी कहते हैं हम अब इंसान नहीं रहे, हम एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बन गए हैं। हर दिन हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि दर्द ना हो, पर भूल जाते हैं कि दर्द ही हमें इंसान बनाता है। अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां हरारी पूछते हैं, अब जब हमने दुनिया जीत ली तो हमारा अगला सपना क्या है? क्या हम सच में अमर होना चाहते हैं? क्या इंसान खुदा बन सकता है या फिर हम खुद को ही मिटा देंगे? पार्ट 7, होमो सेपियंस से होमो डियस, इंसान का खुदा बनने का सपना। युवाल नोआ हरारी इस किताब की आखिरी और सबसे गंभीर चेतावनी में हमें दिखाते हैं कि अब तक इंसान ने प्रकृति पर काबू पाया, लेकिन अब इंसान प्रकृति को ही बदलने चला है। और इस नई यात्रा में हम धीरे धीरे होमो सेपियंस से होमो डियस बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। होमो डियस का मतलब क्या है? हरारी होमो डियस शब्द का मतलब बताते हैं। होमो इक्वल टू इंसान, डेयस इक्वल टू भगवान, यानी ऐसा इंसान जो खुदा की तरह शक्तिशाली हो, ना बीमारी, ना मौत, ना दुख, सब पर विजय। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी उम्र तय करे, जो अपने मूड को एक बटन से ठीक करे, जो अपने शरीर को मशीन से बेहतर बना दे। ये सिर्फ सपना नहीं है, विज्ञान इसे संभव बना रहा है। अमरता, क्या मौत को हराया जा सकता है? हरारी कहते हैं मौत अब एक तकनीकी प्रॉब्लम बन चुकी है जिसे हल किया जा सकता है।
गूगल जैसे बड़े संगठन इमॉर्टैलिटी पर रिसर्च कर रहे हैं। सवाल है, अगर मौत नहीं होगी तो जिंदगी का मतलब क्या रह जाएगा? अगर कोई 200 साल जिएगा तो प्यार, दोस्ती, रिश्ते क्या वही रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि अमरता की चाहत में हम जीना ही भूल जाएं? डेटाइज्म, जब डेटा बन जाए धर्म। हरारी एक नए धर्म की बात करते हैं, डेटाइज्म, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब देखिए, आप गूगल से पूछते हैं मौसम, रास्ता, सलाह। आप नेटफ्लिक्स से पूछते हैं क्या देखना है। आप अमेज़न से पूछते हैं क्या खरीदना है। और फिर एआई आपको जानने लगता है। धीरे धीरे आप खुद से कम और एल्गोरिदम पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। और फिर आप अपने ही जीवन के मालिक नहीं रहते। रिस्क, जब इंसान खुदा बनने में खो जाता है। हरारी डराते नहीं हैं, पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर हम खुदा बनने की कोशिश में एम्पैथी खो दें, दूसरों का दर्द महसूस न करें, केवल एफिशिएंसी और परफेक्शन को चेज करें, तो फिर क्या हम सच में इंसान रह जाते हैं? वी माइट बिकम पावरफुल, बट विल वी रिमेन ह्यूमन? एक लड़की थी जो हमेशा टॉप करती थी। एआई की रिसर्च में गई, बहुत तेज दिमाग, बेस्ट यूनिवर्सिटी, टैलेंटेड। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो इंसानों की सोच को पढ़ सकता था। एक दिन जब इंटरव्यू में पूछा गया, आपका सपना क्या है? उसने कहा, इंसान को अपग्रेड करना, ताकि कोई भी दुखी ना हो। पर एक बच्चे ने पूछा, अगर दुखी नहीं होगा तो खुशी का क्या मतलब रह जाएगा? वो चुप हो गई। हरारी की बात वही है, सिर्फ शक्ति से इंसानियत नहीं टिकती, उसके लिए जरूरत होती है दया, संवेदना और सीमाएं। हरारी कहते हैं, हम एक ऐसे क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं जहां से हम या तो भगवान बन सकते हैं या खुद को नष्ट कर सकते हैं। और इस क्रॉसरोड्स पर ना धर्म काम आएगा, ना पैसा, ना ताकत। सिर्फ एक चीज बचाएगी, ज्ञान प्लस विवेक प्लस नम्रता। अब जब हमने हजारों सालों की ये यात्रा देखी, बंदर से इंसान, जंगली से किसान, गांव से शहर, राजा से पूंजीपति और अब इंसान से मशीन, तो अब सवाल ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं? और इस सवाल का जवाब कोई किताब नहीं दे सकती। ये जवाब हम सबको खुद मिलकर बनाना है। युवाल नोआ हरारी हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो न सिर्फ इतिहास की किताबों से गुजरती है, बल्कि हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों को छूती है। हमने देखा कैसे एक मामूली सा जानवर, होमो सेपियंस, पूरी पृथ्वी का मालिक बन गया। कैसे कहानियों, विश्वासों और कल्पनाओं ने साम्राज्य खड़े कर दिए और गिरा भी दिए। कैसे हमने प्रकृति से अलग होकर खुद को उसके ऊपर खड़ा कर लिया। लेकिन हरारी बार बार हमें एक बात पर लाते हैं, हम बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन अपने अंदर के शांति तक नहीं पहुंचे। हमने परमाणु बम बना लिए, लेकिन अपने गुस्से को नहीं समझ पाए। हमने सुपर कंप्यूटर बनाए, लेकिन रिश्तों को नहीं बचा पाए। हरारी बताते हैं, विज्ञान कहता है दुनिया कैसे चलती है, पर यह नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए। और जब हमारे पास ताकत आ जाती है पर दिशा नहीं होती, तो वो ताकत विनाश भी ला सकती है। हरारी का सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे, या फिर हम अपनी ही बनाई मशीनों, सिस्टम्स और कहानियों के गुलाम बन जाएंगे? हरारी का मैसेज, फ्यूचर की चाबी हमारे पास है। युवाल नोआ हरारी इस किताब के अंत में कोई उत्तर नहीं देते, वो सिर्फ एक आईना दिखाते हैं। ये मत सोचो कि इतिहास तय है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी दया यही इतिहास बनाएंगे। और यही सेपियंस की असली ताकत है। हम केवल इतिहास के पाठक नहीं हैं, हम इतिहास के निर्माता हैं। स्टोरी मैग्निफाइड थॉट। चलिए सोचते हैं साथ में, अगर आज हम खुद से ये 3 सवाल पूछें, क्या मैं खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं तकनीक को इंसानियत से ऊपर रख रहा हूँ? क्या मैं उस कहानी का हिस्सा बन रहा हूँ जो अच्छाई फैलाती है? तो शायद हरारी की ये किताब हमारी सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि हमारी चेतना को जगा दे। आखिरी शब्द, इतिहास कोई पुरानी चीज नहीं, इतिहास आज भी लिखा जा रहा है, आपके और हमारे फैसलों से।
तो चलिए इस किताब से सीखा ज्ञान अपने अंदर उतारते हैं और तय करते हैं कि हम होमो सेपियंस की अगली कहानी को कैसी बनाना चाहते हैं। एक करुणामय, समझदार और इंसानी कहानी। आपका क्या मानना है? इंसान का भविष्य कैसा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इस अद्भुत किताब से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद किसी और की सोच भी बदल जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक याद रखिए, स्टोरीज सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है। फ्रॉम स्टोरी मैग्निफाइड, जहां कहानियों में छुपा है असली ज्ञान।